1979 में सिर्फ 60 सीटें जीतने वाला नेता प्रधानमंत्री बन गया। साथ ही इस नतीजे पर पहुंचा और हमारे देशवासी इस नतीजे पर पहुंचे। और जिस पार्टी ने 154 सीटें जीती थी वो हाथ मलती रह गई। I believe that it is not the task of any one country. और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी गिर गई, वो भी किसी बड़े घोटाले की वजह से नहीं, सिर्फ एक वोट की वजह से। हमें आज जरा भी दुख नहीं है कि एक वोट से हमारी सरकार गिर गई। सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहे। अब जरा सोचिए, जब 60 सीटें, 18 सीटें और एक वोट ने देश का प्रधानमंत्री बदल दिया, तो आज की मोदी सरकार जिसने 400 पार का नारा दिया था, 240 तक ही सिमट के रह गई। अब की बात 400 पार बोला, खेल शुरू हो गया था सर, खेला होगा शुरू हुआ ना, खेल तो बहुत सा खेल है सर, चूक कितनी खेल है, चूक कितने छूट रहा है 400 में, और जो अब पूरी तरह नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की वजह से खड़ी है, तो क्या मोदी सरकार भी कभी अचानक गिर सकती है? क्या 2025 का बिहार इलेक्शन सिर्फ बिहार तक ही होगा या उसकी पूरी दिल्ली कुर्सी तक जाएगी? क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो आज मोदी की रीढ़ की हड्डी है, कल को पलटी मार सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार अपने 5 साल पूरे कर भी पाएगी या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने वाला है? अरे हमने गरीबी की जड़ें इतनी जमा दी हैं, इतनी जमा दी। मोदी तुम उखड़ जाओगे लेकिन इसे उखाड़ नहीं पाओगे। आइए सब पॉसिबिलिटीज को समझते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लोकसभा इलेक्शन 2024 की वोटिंग 19 अप्रैल 2024 से शुरू हुई थी। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी क्योंकि बीजेपी ने 400 पार लगाने का नारा शुरू किया था। हर कोई ये सोच रहा था कि मोदी जी फिर से रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। चुनाव से पहले बीजेपी ने खुद मीडिया एग्जिट पोल में दिखाया कि शायद इस बार हमें 401 सीटें मिल जाएंगी। जनता और विरोधी दल को भी यही लग रहा था कि मोदी सरकार इस बार सुपर स्ट्रांग बनकर आएगी, लेकिन जब रिजल्ट आया 4 जून 2024 को, तो सबको झटका लग गया। बीजेपी को मिली 240 सीटें और कांग्रेस को मिली 99 सीटें। मतलब ना बीजेपी को पूर्व बहुमत मिली ना कांग्रेस को। अब इससे जो हालात थे वो थोड़े उलझ गए, क्योंकि जब कोई भी पार्टी पूर्व बहुमत नहीं ला पाती है तो छोटी पार्टीज की मौजूदगी बड़ी ताकत बन जाती है। अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास 43 सीटें थी और बीजेपी के पास 74 सीटें थी, और भी कहीं छोटी पार्टीज थी साथ में। जिसने भी छोटी पार्टीज के साथ मिलकर अलायंस बनाई वही सरकार बना सकती थी, और वही हुआ। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन बनाया। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू भी 16 सीटें लेकर बीजेपी के साथ जुड़ गए। इस तरह मोदी सरकार फिर से 293 सीटें लेकर गठबंधन की सरकार बन गई। लेकिन यहाँ लोगों के मन में कई सवाल उठे कि नीतीश कुमार मोदी के साथ ही क्यों आए, उन्होंने राहुल गांधी का साथ क्यों नहीं दिया? दरअसल इसका जवाब है 2020 के बिहार इलेक्शन में। उस समय जेडीयू को 43 सीटें मिली थी और बीजेपी को 74 सीटें मिली थी। मतलब नीतीश को अकेले सरकार बनाने का मौका नहीं था। तब बीजेपी के साथ उन्होंने मिलकर सत्ता हासिल की और सरकार बनाई। इसीलिए 2024 में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ दिया, क्योंकि 2020 में उन्हें साथ मिला था। अब हम बिहार की सीटें और बिहार की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और सत्ता हासिल करने के लिए चाहिए 122। एनडीए मतलब बीजेपी, जेडीयू और छोटी पार्टीज अभी 125 सीटों के करीब है। मतलब सिर्फ 3 सीटों का खेल सरकार को बचा सकता है और सरकार को गिरा सकता है। मतलब अगर 3-4 सीटें भी हिल गई तो एनडीए की सरकार खतरे में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं मुख्य विरोधियों की, जिसमें सबसे पहला महागठबंधन। इसमें सबसे पहले है तेजस्वी यादव, जिनके पास 75 सीटें हैं। 2020 से ये पार्टी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी रही है। दूसरी है कांग्रेस, जिनने 2024 में ही कमबैक किया और अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है। अगर इन दोनों में हम छोटी पार्टीज को भी मिला दें तो कुल 111 सीटें हो जाती है। मतलब एनडीए का भीड़ में बहुमत है और महागठबंधन भी धीरे धीरे नंबर बढ़ा रही है। तेजस्वी यादव बिहार में सबसे बड़ी पार्टी रही है। 2020 में 75 सीटें मिली थी उन्हें और 2015 में उन्हें 80 सीटें मिली थी। यानी जनता ने उन्हें भरोसामंद नेता माना है और लगातार उनको वोट भी दिया है। और अब जब कांग्रेस भी कमबैक कर रही है तो महागठबंधन की ताकत तेजी से बढ़ रही है। लोग सोच रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव ही शायद बिहार के सीएम बन सकते हैं। 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी। मतलब पार्टी उतनी कमजोर नहीं है। और अगर बिहार में कांग्रेस और महागठबंधन एक साथ चली तो एनडीए के लिए खतरनाक स्थिति बन जाएगी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है नीतीश कुमार, क्योंकि उन्हें ही तय करना है कि वो बीजेपी के साथ रहें, एनडीए गठबंधन बचाएं या फिर कांग्रेस महागठबंधन में जाकर अपनी सत्ता बनाए। अगर वो महागठबंधन में चले गए तो एनडीए की सीटें सीधा कम हो जाएंगी और मोदी सरकार की हवा निकल सकती है। अब यहाँ नीतीश कुमार ने एक दाव खेला। उन्होंने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डालने की योजना बनाई। अब लोग सोचेंगे कि इतनी बड़ी राशि क्यों, लेकिन असल में नीतीश समझ रहे हैं कि
एनडीए की सीटें गिर सकती हैं, इसलिए उन्होंने वोटर्स को उल्लू बनाने के लिए ये कदम उठाया। मतलब इससे ये पता चलता है कि नीतीश कुमार का दिमाग अभी भी पैनिक मोड में है। जरा सोचिए कि तेजस्वी यादव सबसे मजबूत पार्टी है, कांग्रेस भी कम बैक कर रही है, मतलब नीतीश कुमार का फैसला एनडीए बहुमत को जुला सकता है। यानी बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार का ही नहीं है, बल्कि पूरे केंद्र सरकार की किस्मत यही तय करेगा। और अगर बिहार चुनाव में एनडीए कमजोर पड़ी और महागठबंधन मजबूत हुआ, सबसे बड़ा कदम होगा नीतीश कुमार का पलटाव। इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार कई बार पाला बदल चुके हैं। 2013 में बीजेपी छोड़ी, 2015 में लालू कांग्रेस के साथ गए, 2017 में फिर बीजेपी में लौटे, 2022 में फिर महागठबंधन के साथ। यानी पलटा मारना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। ऐसे में अगर माहौल बदल गया तो नीतीश कुमार महागठबंधन में जाकर फिर से मुख्यमंत्री आराम से बन सकते हैं। बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा में, इसमें से अभी 30+ सीटें एनडीए के पास हैं। अब अगर नीतीश कुमार पलटा मारते हैं तो कम से कम सीधा 12 सीटें सीधा एनडीए से इंडिया अलायंस मतलब राहुल गांधी के खाते में चले जाएंगी और इससे मोदी सरकार का आंकड़ा गिरकर 293 से 281 रह जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे बड़े खिलाड़ी चंद्रबाबू नायडू पर। उनकी पार्टी टीडीपी के पास 16 सीटें हैं। अभी वो एनडीए के साथ है, लेकिन द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसी रिपोर्ट्स ये लिख चुकी हैं कि नायडू की पावर हमेशा पावर बैलेंसिंग पर रही है, मतलब वो हमेशा उसी तरफ रहते हैं जहां उन्हें सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। अब अगर राहुल गांधी और इंडिया अलायंस उन्हें पीएम की डील ऑफर करती है तो नायडू एनडीए को छोड़कर पलटी मार सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार का आंकड़ा 281 से गिरकर 265 रह जाएगा। अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भी एनडीए में है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा फ्लूइड रही है। पहले एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ी, फिर बीजेपी के साथ आए। एनडीटीवी और स्क्रॉल रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर सेंट्रल लेवल पर माहौल बदलेगा तो महाराष्ट्र का जुट भी राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे वाला कैंप में जा सकते हैं। इसका मतलब होगा एनडीए की सीटें और भी घट जाएंगी। अगर ये सारे पीसेस मिल गए, जैसे नीतीश कुमार की 12 सीटें राहुल गांधी को मिल गई, नायडू की भी 16 सीटें जुड़ गई, एकनाथ शिंदे भी इंडिया अलायंस में चले जाएं, तो राहुल गांधी और इंडिया अलायंस आसानी से 272 सीटें पार कर सकती हैं, यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्लेम कर सकती हैं और सरकार बना सकती हैं। दोस्तों, इतिहास अपने आप को दोहराता है। अगर 1979 में ऐसा हो सकता है तो 2025 में क्यों नहीं। 1979 में चरण सिंह के पास सिर्फ 60 सीटें थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि वो प्रधानमंत्री बन गए, जैसे उन्हें कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट किया था। क्या एक बार फिर ऐसा हो सकता है? ये बिहार इलेक्शन ही डिसाइड करेगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।